और ये हमने टाइमर लगा दिया 10 मिनट का। सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैं 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करता हूँ, और फिर उसके बाद मैं जो भी बाकी के दिन की चीज़ें होती है उसको करना शुरू करता हूँ, क्योंकि मेडिटेशन करने की वजह से दिमाग थोड़ा शांत हो जाता है और मुझे वो चीज़ पसंद है। आज हम लोग चेस्ट, शोल्डर्स एंड हमारे बाइसेप्स को ट्रेन करने वाला है, क्योंकि अभी का जो मेन फोकस है वो कटिंग के ऊपर है। एंड हमारी स्प्लिट भी इस तरह से डिज़ाइन है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकूं, बिकॉज मई के एंड में मेरी कंपटीशन आ रही है। एंड इस बार आईसीएन में हमें सिर्फ गोल्ड मेडल नहीं जीतना है, अपनी कैटेगरी के अंदर हमें प्रो का लेना होगा। एंड उसके लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी पिछले कंपटीशन के प्रिपरेशन के कंपैरिजन में, क्योंकि पिछली बार भी मैंने 28 दिन का प्रेप किया था जिसमें कंडीशनिंग ठीक ठाक आ गई थी। लेकिन इस बार बिकॉज हमारे पास 3 महीने हैं, इसलिए जो कंडीशनिंग होगी वो पिछली बार के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। नॉर्मल डेज के कंपैरिजन में आज मैं थोड़ा जल्दी उठा था, 6 बजे उठ गया था। नॉर्मली मैं 7 बजे उठता हूँ, लेकिन कुछ खास दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आप अलार्म नहीं रखते हो तो फिर चांसेस है कि तुम्हारी नींद कंप्लीट हो गई होगी, इसलिए ही तुम जल्दी उठ गए। अब हम लोग एक सिंपल से प्री वर्कआउट मील लेंगे। इसके अंदर मैंने 50 ग्राम ओट्स डाले हैं, 5 ग्राम चिया सीड्स, 5 ग्राम सनफ्लावर सीड्स, 5 ग्राम पम्पकिन सीड्स एंड 5 ग्राम फ्लैक्स सीड्स। अब इसके अंदर हमें 40 ग्राम पीनट्स डालने हैं। पीनट्स इसलिए ताकि डेली के जो हेल्थी फैट इंटेक है वो भी कंप्लीट हो जाए। एंड फिर 8 बादाम डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 बादाम डालने के बाद हमें 20 ग्राम किशमिश डालनी है। इस प्री वर्कआउट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे खासे हैं, क्योंकि वर्कआउट के पहले आप जितने कार्बोहाइड्रेट्स खा सकते हो उतना अच्छा ही है। बस ओवर ईटिंग मत करना, ओवर ईटिंग कभी भी अच्छी नहीं होती। आप ये सेम ओट मील भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि इस ओट मील के अंदर सभी चीज़ें मीडियम क्वांटिटीज़ में ही हैं। बस अगर आप कट पे हो या तो फिर आपका बॉडी वेट थोड़ा सा कम है तो फिर जो पीनट्स की क्वांटिटी है उसको डिक्रीज़ कर देना। इसके बाद हम लोग इसके अंदर 2 अंजीर डालेंगे। ये ओट मील कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके अंदर और भी कोई इंग्रेडिएंट्स डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग हमारे प्यारे पी प्रोटीन को भूल नहीं सकते। पी प्रोटीन मैं न्यूट्रावे का यूज़ करता हूँ, एंड ये वनीला फ्लेवर है जो मेरा सबसे फेवरेट है। इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है, एंड स्पेशली अगर तुम इसको ओट मील के साथ लोगे तो फिर बहुत मज़ा आएगा। एकदम प्रॉपर अमाउंट में स्वीटनेस है, प्रॉपर अमाउंट का टेक्सचर है। इसके अंदर प्रोटीन भी अच्छा खासा मिल जाएगा आपको। एक स्कूप के अंदर 25 ग्राम प्रोटीन है, जो बहुत अच्छी बात है। एंड पी प्रोटीन एंड वे प्रोटीन में कुछ डिफरेंस नहीं है, अगर होता तो फिर मेरी बॉडी बनती नहीं। इसलिए इसके अंदर हम लोग अपने न्यूट्रावे के पी प्रोटीन की 1 स्कूप डालेंगे। इसको चेकआउट कर लेना तुम भी, क्योंकि इसकी क्वालिटी तुम्हें भी पसंद आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एंड हो सके तो फिर प्रीम10 कोड भी यूज़ कर लेना, क्योंकि उससे तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा। ओट मील के साथ साथ मैं मेजर करके अराउंड 150 से 200 ग्राम्स बनाना भी खाता हूँ वर्कआउट से पहले, लेकिन बिकॉज आज मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गया हूँ, इसलिए जिम को जाने में बहुत देर है अभी, इसलिए अभी खाने का कोई मतलब नहीं है। मैं इसको शायद आधे घंटे या तो फिर 40 मिनट के बाद खाऊंगा, ताकि ऐसा ना हो जाए कि मैंने प्री वर्कआउट मील कुछ ज़्यादा ही जल्दी ले ली। एंड ध्यान रखना, एटलीस्ट 90 मिनट्स का गैप रखना ज़रूरी है। मैं गलती करता था कि मैं सिर्फ आधे घंटे के बाद जिम करना शुरू करने लगता था, जिसकी वजह से होता ये था कि वर्कआउट करने के बाद मेरा सिर दर्द होने लगता था। एंड जब मैंने ये चीज़ सर को बोली तो फिर सर ने मुझे सबसे पहले यही बोला कि प्री वर्कआउट मील को थोड़ी पीछे लेके जा, ताकि मेरी जो प्री वर्कआउट मील है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, एंड फिर उसके बाद मेरी बॉडी अच्छे से एक्सरसाइज के ऊपर फोकस कर सके। बिकॉज मैं भी बॉडी बिल्डिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, इसलिए बुक्स रीड करने का कुछ खास टाइम मिलता नहीं है। इसलिए कुछ हफ्तों से मैंने एक नई चीज़ करना शुरू किया है। ऑडिबल या तो फिर यूट्यूब के अंदर मैं ऑडियो बुक को ढूंढ लेता हूँ जिस बुक को मुझे रीड करना हो, एंड फिर उस बुक को मैं बस अपने सामने रखता हूँ खाते खाते, एंड फिर मैं बस देखता जाता हूँ। एंड जो ऑडियो बुक होती है वो रीड करती है,
क्योंकि खाते खाते रीड करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज हम लोग खाते हैं फिर हमें लाइक मुश्किल हो जाता है। तुम एक बार ट्राई करके देख सकते हो, लेकिन उसमें कुछ खास मज़ा नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मैंने ये ऑडियो बुक एंड उसके साथ साथ रीडिंग एंड उसके साथ खाना शुरू किया है, तब से मेरी जो रीडिंग की कंसिस्टेंसी है वो ज़्यादा अच्छे से मेंटेन हो पा रही है। एंड हाँ, जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है तो फिर मैं नॉर्मली रीड करता हूँ, लेकिन कभी कभी तो मैं फ्री टाइम में भी ऑडियो बुक ही सुनता हूँ एंड उसके साथ साथ रीड करता हूँ, क्योंकि उसकी वजह से हम लोग लिटरली घंटों तक रीड कर सकते हैं। तुम भी इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो एंड चांसेस है कि तुम मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ एक हफ्ते के अंदर एक पूरी बुक को कंप्लीट कर सकते हो। एंड फिर जब संडे आएगा उसके अंदर तुम नोट्स बना सकते हो, ताकि जो भी चीज़ें तुमने रीड किया है उस बुक में से उस चीज़ को तुम याद रख सको। शुरुआत हमने पुशअप्स के साथ की है ताकि अपर बॉडी अच्छे से वार्म हो जाए। आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर आपको कोई नॉर्मल सी रेजिस्टेंट बैंड के साथ कुछ स्ट्रेचिंग करनी हो तो फिर वो भी आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी एक्सरसाइज है सीटेड केबल फ्लाइज। ये वाली एक्सरसाइज स्टैंडिंग केबल फ्लाइज के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलती है। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि स्टैंडिंग केबल फ्लाइज को करने की जगह पर मैं इसी को करूँ, ताकि जो मेरी पूरी अपर बॉडी है वो अच्छे से स्टेबलाइज रहे एंड मैं पूरा फोकस सिर्फ अपनी चेस्ट के ऊपर कर सकूँ। दूसरी एक्सरसाइज इंक्लाइन मशीन प्रेस है। अब ये अपर चेस्ट की एक्सरसाइज है। अपर चेस्ट के ऊपर मैं कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं बस इस तरह की चीज़ें मैंने शायद अपने दिमाग के अंदर रखी होगी कि अगर मैं इंक्लाइन मशीन प्रेस कर रहा हूँ तो फिर अपर चेस्ट एंगेज तो होगी ही। इसलिए मैं बस ऐसे ही अनकॉन्शियसली कर रहा था एंड अपने आप को पुश तो कर रहा था। वो सारी चीज़ें तो ठीक थी, रेप रेंज एंड फेलियर तक ट्रेन करना, उन सारी चीज़ों को तो मैं फॉलो कर रहा था। लेकिन वो जो एल्बोज को टक इन करने की चीज़ होती है, फिर जो पूरी बैक होती है उसको स्ट्रेट रखना, चेस्ट को स्ट्रेट रखना, बहुत इस तरह से चेस्ट को फुला नहीं देना है, इन सारे एस्पेक्ट को मैं फॉलो नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से जब भी मैं कोई भी इंक्लाइन मूवमेंट परफॉर्म करता था तो फिर मेरी अपर चेस्ट के साथ साथ बाकी की चेस्ट भी इन्वॉल्व होती थी एंड अपर चेस्ट को मैंने कभी भी आइसोलेट किया ही नहीं था। इसलिए अभी रिसेंटली मेरी जो अपर चेस्ट है उसमें प्रोग्रेस ठीक ठाक दिख रही है, क्योंकि मैं इसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहा हूँ। इसलिए अगर तुम भी इस तरह से कोई भी अपर चेस्ट के लिए एक्सरसाइजेस कर रहे हो तो फिर तुम्हें ध्यान देना होगा कि उस एक्सरसाइज को अच्छे से परफॉर्म करना होगा। एंड इसके अंदर अगर तुम्हें कोई दूसरी चीज़ें करनी हो ताकि तुम अपनी अपर चेस्ट को ज़्यादा आइसोलेट कर सको, तो फिर उन सारी चीज़ों को तुम्हें करना होगा कॉन्शियसली, ताकि तुम असल में अपनी अपर चेस्ट को आइसोलेट कर सको। अब हम लोग फ्लैट बेंच मशीन प्रेस एक्सरसाइज करने वाला है। ये एक्सरसाइज प्रॉबेबली बहुत अच्छी है अगर तुम्हें अपनी चेस्ट को अच्छे से इम्प्रूव करना हो, तो उसकी साइज़ इंक्रीज़ करनी हो तो, क्योंकि कुछ फंडामेंटल एक्सरसाइजेस होती हैं शायद हर एक मसल के लिए। अगर तुम्हें एक अच्छी चेस्ट है तो फिर तुम्हारे चेस्ट के रूटीन के अंदर एक इंक्लाइन मूवमेंट होनी चाहिए, एक फ्लाई मूवमेंट होनी चाहिए एंड एक फ्लैट बेंच प्रेसिंग मूवमेंट होनी चाहिए। अगर इस तरह का तुम्हारा रूटीन होगा चेस्ट का तो फिर चांसेस है कि तुम्हारी चेस्ट बन जाएगी। अब हमें डिप्स करना है एंड बाप रे, डिप्स की मेरी स्ट्रेंथ कुछ ज़्यादा ही कम है, क्योंकि मैंने इस एक्सरसाइज के ऊपर कुछ खास ध्यान दिया नहीं है। बहुत टाइम पहले एक ज़माना था जब मैं कैलिस्थेनिक्स करता था, 25-30 डिप्स आराम से कर सकता था। एंड अगर तब से मैंने वेटेड डिप्स लगाना शुरू कर दिया होता तो फिर चांसेस है कि अभी की मेरी डिप्स की स्ट्रेंथ अच्छी खासी हो गई होती। लेकिन अब मैं डिप्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि मुझे वो मूवमेंट पसंद ही नहीं आती। इससे करने में मुझे थोड़ा सा इतना मज़ा नहीं आता है, ना तो मुझे चेस्ट प्रॉपर्ली फील होती है, ना तो इतना ट्राइसेप एंगेज होता है एंड शोल्डर्स में अजीब सा फील होता है। इसलिए मैं डिप्स को कर तो लेता हूँ, लेकिन ये एक्सरसाइज मेरी सबसे फेवरेट मुझे नहीं लगता कि कभी भी होगी। अब हमें चेस्ट सपोर्टेड फ्रंट डंबल रेजेस एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज अच्छी है, इसके अंदर आपके जो फ्रंट डेल्स है वो अच्छे खासे ट्रेन होने लगेंगे। सर के साथ जब से मैंने ट्रेनिंग करना शुरू किया है तब से उन्होंने मेरे जो फ्रंट डेल्स हैं उनके ऊपर भी अच्छा खासा ध्यान देना शुरू कर दिया है। वरना जब मैं अकेला ट्रेन करता था, उनकी गाइडेंस में जब मैं नहीं था, तब मैं अपने फ्रंट डेल्स को कुछ ज़्यादा ही निगलेक्ट करता था, कि मुझे ऐसा लगता था कि अगर चेस्ट के एक्सरसाइजेस के अंदर फ्रंट डेल्स ट्रेन हो जाता है तो फिर वापस से उनको ट्रेन करने की ज़रूरत क्या है। अगर मिडल डेल्स को हम ज़्यादा ट्रेन करते हैं तो फिर वो एक तरह का एक्स फ्रेम लुक देता है हमें।
लेकिन फ्रंट डेल्स अगर थोड़े बड़े हो भी जाएंगे तो भी उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने मुझे बोला कि इवन अगर चेस्ट के एक्सरसाइज के अंदर फ्रंट डेल्स ट्रेन हो जाते हैं तो फिर बैक की रोइंग एक्सरसाइजेस के अंदर हमारे जो रेयर डेल्स होते हैं वो ट्रेन हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग रेयर डेल्स को ट्रेन क्यों करते हैं? क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों के रेयर डेल्स इतने अच्छे होते नहीं हैं, इसलिए रेयर डेल्स को ट्रेन करना पड़ता है। सेम वे में अगर हम लोग फ्रंट डेल्स को भी ट्रेन करेंगे तो फिर चांसेस है कि उसकी वजह से जब भी कोई तुम्हें सामने से देखेगा, इस तरह से बस सामने से बैठे बैठे तुमने टी शर्ट नहीं पहना है, तो फिर चांसेस है कि तुम्हारी बॉडी है वो थोड़ी ज़्यादा वाइड दिखेगी, क्योंकि तुम्हारे जो फ्रंट डेल्स है वो भी प्रॉपर्ली डेवलप्ड है। इसलिए फ्रंट डेल्स को एंड रेयर डेल्स को निगलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है अपने मिडल डेल्स के ऊपर। दूसरी एक्सरसाइज है केबल लैटर रेजेस। इसको मैं अब कफ के साथ परफॉर्म करता हूँ एंड जब से मैंने इसको कफ के साथ करना शुरू किया है तब से मेरे जो मिडल डेल्स हैं उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही एम्फोसिस आ रहा है, क्योंकि जो नॉर्मल ग्रिप होती है उसको पकड़ के अगर तुम करते हो तो फिर तुम नोटिस करोगे कि फोरआर्म्स एंड रिस्ट भी उसके अंदर इन्वॉल्व होती है, जिसकी वजह से जो शोल्डर्स हैं उनको आइसोलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एंड प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी कुछ खास होता नहीं है। लेकिन अगर तुम कफ्स को यूज़ करोगे तो फिर प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी ज़्यादा ईजीली होगा एंड तुम्हारे जो शोल्डर्स हैं उसके ऊपर एम्फोसिस भी ज़्यादा आने लगेगा। अब हम प्रीचर कर्ल्स एक्सरसाइज करने वाले हैं। अगर तुम मुझे बोलोगे कि बाइसेप की सिर्फ एक एक्सरसाइज तुम्हें पूरी ज़िंदगी करनी है तो फिर चांसेस है कि मैं प्रीचर कर्ल्स को ही चूज़ करूंगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर स्ट्रेच भी अच्छा खासा आता है एंड जो कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट होती है उसमें भी तुम्हें अच्छा खासा बर्न फील होगा। इसलिए प्रीचर कर्ल्स मेरी सबसे फेवरेट एक्सरसाइज है, इसलिए इसको मैं आज परफॉर्म करने वाला हूँ। इसके हम सिर्फ 2 ही सेट्स करेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे। अब हम लोग बेजियन कर्ल्स एक्सरसाइज करेंगे एंड ट्रस्ट मी, ये एक्सरसाइज जितनी आसान लगती है उतनी आसान बिल्कुल है नहीं, क्योंकि इसके अंदर जब हाथ पीछे की तरफ जा रहे होते तो फिर बहुत खतरनाक स्ट्रेच फील होता है एंड जो कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट है उसको परफॉर्म करना भी बहुत मुश्किल लगता है। एंड जब तुम ऐसा करोगे तो फिर तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा बाइसेप उतने स्ट्रॉन्ग है नहीं जितने तुमने सोचा था। इसके अंदर तुम ज़्यादा वेट्स नहीं उठा पाओगे। अगर तुम उठा रहे हो तो फिर समझ जाना कि चांसेस है कि तुम अपनी चेस्ट एंड अपने शोल्डर्स को कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल कर रहे हो। इसलिए ये वाली गलती मत करना कि जब भी तुम बेजियन कर्ल्स करो तो फिर अपनी चेस्ट को स्थिर रखना है, अपने शोल्डर्स को थोड़ा सा एक पोजीशन पे आके तुम्हें उनको बस रोक देना है कि भाई अब शोल्डर्स को हिलाना नहीं है एंड सिर्फ एल्बोज हिलने चाहिए। ये मिस्टेक अगर तुम नहीं करोगे एंड सिर्फ अपने बाइसेप को यूज करोगे तो फिर तुम्हें बहुत मजा आएगा इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने में। ये हमारी आज की लास्ट एक्सरसाइज होगी। इसके अंदर हम लोग सुपर सेट परफॉर्म करने वाले हैं। रिस्ट कर्ल्स के साथ साथ हम लोग रिवर्स ग्रिप कर्ल्स करने वाले हैं ईज बार के साथ एंड इसकी वजह से फोरआर्म्स अच्छे खासे ट्रेन हो जाएंगे। पूरा फोरआर्म मसल अच्छे से ट्रेन हो जाएगा अगर तुम इस सुपर सेट को परफॉर्म करते हो तो। एंड फोरआर्म्स एक ऐसा मसल है जिसको बहुत सारे लोग निगलेक्ट करते हैं, लेकिन ये ऐसा मसल है नहीं जिसको तुम्हें बस ऐसे ही जाने देना चाहिए, क्योंकि अगर तुम टी शर्ट पहनते हो, शर्ट पहनते हो तो फिर तुम्हारा फोरआर्म्स ही है वो मसल जो असल में नज़र आता है। एंड अगर तुम ओवरसाइज टी शर्ट भी पहनोगे तो फिर उसमें जो तुम्हारा फोरआर्म्स है वही दिखता है एंड वो अगर तुम्हारे अच्छे खासे डेवलप्ड होंगे तो फिर दिख जाएगा कि तुम जिम में जाते हो। इसलिए तुम एस्थेटिक्स के ऊपर एंड बॉडी बिल्डिंग के ऊपर फोकस कर रहे हो तो फिर तुम्हें फोरआर्म्स को भी अच्छे से ट्रेन करना होगा। जिस तरह से तुम बाकी मसल्स को ट्रेन करते हो वैसे ही फोरआर्म भी एक मसल ही है जिसको तुम्हें ट्रेन करना होगा। पोस्ट वर्कआउट मील का टाइम हो चुका है, बहुत भूख लगी है। इसके अंदर अराउंड 250 ग्राम राइस है, 225 ग्राम टोफू एंड 50 ग्राम अनकुक्ड दाल है जिसको मैंने कुक करके इसके अंदर डाला है। इसके साथ साथ मैगी मसाला के एक पूरा पैकेट भी डाला है ताकि इसका स्वाद ज़्यादा अच्छा हो जाए।
क्योंकि डाइट इस तरह का होना चाहिए जिसको फॉलो करने में मज़ा आए। अगर रैंडम डाइट फॉलो करते हो जिसका स्वाद अच्छा नहीं है तो फिर चांसेस है कि तुम अपनी ड्रीम फिजिक कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे। बिकॉज एक अच्छी फिजिक बनाने के लिए तुम्हारा जो डाइट है वो तुम्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करना होगा। एंड अगर तुम्हें उसका स्वाद नहीं पसंद तो फिर तुम कभी भी उसको पूरे साल फॉलो नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर तुम्हें कोई और मसाले डालने हो अपने फूड के अंदर तो फिर वो तुम डाल सकते हो, क्योंकि उसके अंदर एक्स्ट्रा कैलोरीज होती नहीं है।